हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेडियस ऑफ फ्रिंजेस इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। लास्ट क्लास में हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड उसकी वर्किंग को स्टडी किया था एंड हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशन को डिराइव कर लिया था। देखिए, मैक्सिमा इज 2d cos थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 lambda by 2 where n starts from 0 1 2 3। मिनिमा वी हैव 2d cos थीटा इज इक्वल टू n lambda, सो n इज इक्वल टू 0 1 2 3। ये कहाँ से आया है? हमने दोनों रेस जो कि सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया एंड जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस हमारे पास आया दैट इज इक्वल टू n lambda and 2n plus 1 lambda by 2 and then we finally have these two equations for maxima and minima. Same conditions will be at the all points on the circle of equal inclination theta and fringes will appear bright and dark circular. ये जो कंडीशन है, अगर आप बात करते हो कि ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्किल ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, तो ये कंडीशन उस पूरे सर्कल पे ऑल द पॉइंट्स के लिए रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? फ्रिंजेस विल अपीयर लाइक ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर, क्योंकि ये जो सर्कुलर फ्रिंजेस हैं दे आर कॉल्ड हेडिंजर फ्रिंजेस बिकॉज द फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। अब जो टॉपिक है हमारा वो देखते हैं, रेडियस ऑफ फ्रिंजेस। तो एज वी नो फ्रॉम दिस इक्वेशन फॉर अ डार्क फ्रिंज वी हैव 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। सो इस इक्वेशन से क्लियर है फॉर अ गिवन d, अगर आपको वैल्यू ऑफ d गिवन है और आपको वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन है तो एंड थीटा इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा? सेंटर होगा। ठीक है, इफ वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर कहाँ पे है? थीटा इज इक्वल टू 0 पे, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल इंक्रीज। सेंटर पे थीटा इज इक्वल टू 0 है, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा? जो इंक्लिनेशन एंगल है वो इंक्रीज होगा, या हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ रिंग्स है इट विल इंक्रीज। अब ये इंक्रीज होंगे तो इस इक्वेशन से क्लियर है, देखिए थीटा बढ़ रहा है। ठीक है, अब थीटा बढ़ रहा है तो क्या होगा? n कम होगा। सो यहां से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर n ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीज, दैट्स वाई द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इज हाइएस्ट। एक चीज यहाँ पे देखिए, जब हमने न्यूटन स्विंग की बात की थी तो हमारा सेंटर का जो ऑर्डर था दैट वाज 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे तो सेंटर पे फ्रिंज का ऑर्डर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटर से हम दूर जाते जा रहे हैं वैसे ही नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि माइकलसन में सेंटर फ्रिंज का जो ऑर्डर है वो मैक्सिमम होता है, जबकि न्यूटन्स रिंग में सेंटर का ऑर्डर है वो 0 होता है। फाइन, सपोज दैट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इज n फॉर सेंट्रल डार्क फ्रिंज थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर है हमारे पास सेंटर का, तो हमने मान लिया कि सेंटर का जो सेंट्रल फ्रिंज जो है उसका ऑर्डर n है फॉर सेंट्रल डार्क फ्रिंज एज थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू 0 सेंटर की बात हम कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में cos थीटा 0 cos 0 होगा तो 1 हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में 2d इज इक्वल टू n लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, सो वी हैव 2d इज इक्वल टू n लैम्डा इफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और p सर्कुलर फ्रिंजेस सबटेंड semi angles theta 1, theta 2, theta p respectively on the telescope। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि सेंटर थीटा इज इक्वल टू 0 था, आप सेंटर से एक फ्रिंज आगे गए, ये एंगल जो टेलीस्कोप पे एंगल बना, ये जो फ्रिंज है फर्स्ट फ्रिंज की बात मैं करूँ, ऑर्डर तो आपने मान लिया n आपका सेंटर का ऑर्डर है। अब सेंटर के ऑर्डर से फर्स्ट फ्रिंज जो होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? n-1। सपोज करो यहाँ पे मैं बात करूँ कि n इज इक्वल टू 10 है, सेंटर विल बी मैक्सिमा, सॉरी सेंटर विल बी ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर, नॉट मैक्सिमा, सेंटर विल बी ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर। आप मान के चलो कि मैक्सिमम ऑर्डर 10 है, तो सेंटर के बाद जो फर्स्ट रिंग आपको मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? एक कम फ्रॉम द सेंटर, तो 10 माइनस 1 9। सेकेंड फ्रिंज का ऑर्डर क्या होगा? 10 माइनस 2 8। थर्ड फ्रिंज का क्या होगा? 10 माइनस 3 7। तो ऐसे ही आपने पी सर्कुलर फ्रिंजेस को कंसिडर कर लिया एंड आपने माना कि ये जो फ्रिंजेस हैं दे आर सबटेंडेड एन एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा p रिस्पेक्टिवली ऑन द टेलीस्कोप। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, पहले इस डायग्राम को देखते हैं। दिस इज द सेंटर, सो सेंटर का ऑर्डर हमारे पास क्या है? मैक्सिमम n। ये एक फर्स्ट फ्रिंज होगी ये वाली, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ऑर्डर है वो फ्रिंजेस का चेंज हो रहा है। एंड अगर आप यहाँ इसको मिलाओगे तो यू विल सी कि इनका एंगल जो है टेलीस्कोप पे वो भी चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पे थीटा 1 ही लिखा है, थीटा p लिखा है, तो मैं p सर्कुलर रिंग की बात कर रही हूँ। आप डिफरेंट अगर थीटा 1 की बात करोगे तो यहाँ से एक एंगल थीटा 1 बना देगा, थीटा 2 बना देगा, थीटा 3 बना देगा, थीटा
पी बना देगा। तो मैंने एक जनरलाइज टर्म में लिख लिया कि जो यहाँ से सेंटर से जो फ्रिंज बन रही है पीथ ऑर्डर पे, पीथ ऑर्डर की जो रिंग मैं कंसिडर कर रही हूँ उसकी रेडियस कितनी है आर पी, एंड जो एंगल है वो टेलीस्कोप पे कितना बना रही है थीटा पी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वी कैन राइट 2d cos थीटा 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 लैम्डा, 2d cos थीटा 2 इज इक्वल टू n माइनस 2 लैम्डा, 2d cos थीटा 3 इज इक्वल टू n माइनस 3 लैम्डा, एंड 2d cos थीटा p इज इक्वल टू n माइनस p लैम्डा। ये इक्वेशन 1 से हमने लिखा है। फिर से बोल रही हूँ, सेंटर का ऑर्डर मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट ऑर्डर होगा, तो सेंटर पे अगर आपने n माना है तो सेंटर से दूर अगर आप जाएंगे तो ऑर्डर है वो कम होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया, एंड दिस इज इक्वेशन 3। इफ द फ्रिंजेस आर काउंटेड फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, तो हम क्या करेंगे, विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, दिस इक्वेशन 3, ये जनरलाइज टर्म है 2d cos थीटा p इज इक्वल टू n माइनस p लैम्डा, तो दिस इज इक्वेशन 3। तो विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड वी हैव 2d 1 माइनस cos थीटा p एंड दैट इज इक्वल टू p लैम्डा, एंड दिस इज इक्वेशन 4। तो जो p है यहाँ पे, p कैन बी 1 2 एंड 3 लिखा है यहाँ पे 1 2 3, सो p कैन बी 1 2 3। तो यहाँ से cos थीटा p जो हम लिख सकते हैं वो हम लिखेंगे 1 माइनस p लैम्डा अपॉन 2d, एंड दिस इज इक्वेशन 5। लेट द रेडियस ऑफ पीथ फ्रिंजेस आर पी, बताया था मैंने आपको कि आपने कोई p फ्रिंज कंसिडर की है, उसकी रेडियस कितनी होगी आर पी, एंड द फाइनल इमेज ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस व्यूड एट डिस्टेंस d। तो ये वाला डिस्टेंस देखिए, टेलीस्कोप सेंटर से टेलीस्कोप की जो डिस्टेंस है दैट इज d, एंड दिस एंगल इज थीटा p, एंड दिस रेडियस, ये वाली रेडियस जो है दिस इज आर पी। So let the radius of pth ring is rp and the final image of circular fringes viewed at distance d, then we can write cos theta p is equal to d upon r plus p, rp का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ये कैसे लिखा है हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल से डिफाइन कर लीजिए। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो d अपॉन दिस टर्म, दिस वी कैन राइट एज 1 माइनस p लैम्डा अपॉन 2d इक्वेशन 5 से। तो यहाँ से वी कैन राइट rp इज इक्वल टू d 1 minus p lambda upon 2d to the power minus 2 minus 1 to the power half, and this is equation 6. अगर एंगल थीटा p है, it is quite small, तो we can write 2d is greater than p lambda, and by using binomial approximation we can write from this equation rp is equal to d upon p lambda upon small d. So this is the expression for radius of fringes in Michelson interferometer, and it is clear from this equation that near the central fringe the radius of ring is directly proportional to the square root of natural positive number. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कंक्लूजन्स हैं, जैसे हमने न्यूटन रिंग के बारे में बात की थी वैसे ही देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देखिए एक चीज़ मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी कि जब हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात हमने की, तो हमने दोनों मिरर्स की पोजीशन को डिफाइन किया था कि दिस मिरर M1 एंड मिरर M2 आर नॉर्मल टू ईच अदर, या फिर आप बोलोगे कि मिरर M1 और मिरर M2 की जो वर्चुअल इमेज है जिसको हमने M2 डैश से बताया था, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब उनके बीच में बनने वाली जो एयर की फिल्म होगी वो यूनिफॉर्म थिकनेस की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो आपको फ्रिंजेस मिलेंगी माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए जो कंडीशन है दैट इज M1 शुड बी परपेंडिकुलर टू M2 और M1 इज पैरेलल टू M2 प्राइम, द वर्चुअल इमेज ऑफ मिरर M2। ठीक है, तो ये जो हमने बात की है, जो हमने रेडियस निकाला है, यहाँ पे इट इज अंडरस्टूड कि ऑब्वियस ही बात है मिरर M1 इज परपेंडिकुलर टू M2। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्योंकि जो सर्कुलर फ्रिंजेस हैं दे आर ऑब्जर्व्ड एट इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ पैरेलल इंटरफेयरिंग रेज, सो दे आर नोन एज नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। ठीक है, क्यों, आप देखो एक इमेज आपकी M1 से आ रही है, एक इमेज आप एक रे आपकी M1 से आ रही है, एक रे आपकी M2 से आ रही है। ठीक है, M2 प्राइम आ रही है वो M2 से, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि वो M2 प्राइम से आ रही है, एंड दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड जब ये इंटरफेयर कर रही हैं तो वी कैन से कि दीज आर नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। सेकेंड है सर्कुलर फ्रिंजेस फॉर्म्ड एट द सेम इंक्लिनेशन एट द टेलीस्कोप, therefore these circular fringes are known as fringes of equal inclination। मैं पहले ही बता चुकी हूँ इक्वल इंक्लिनेशन के फ्रिंजेस हैं, इसलिए इनको हेडिंजर फ्रिंजेस भी बोलते हैं। थर्ड है डी ज़्यादा होगा, द रेडियस ऑफ फ्रिंज विल बी स्मॉल, इट इज क्लियर, डी ज़्यादा होगा द रेडियस ऑफ फ्रिंज विल बी स्मॉल, और डी स्मॉल होगा तो वाइस वर्सा द रेडियस ऑफ फ्रिंज विल बी लार्ज, और डी की वैल्यू 0 होगी देन द होल पैटर्न विल बी डार्क। अब हम बात करते हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस की।
अभी हमने बात की थी सर्कुलर फ्रिंजेस की, और सर्कुलर फ्रिंजेस जो हैं वो नॉन लोकलाइज्ड होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोकलाइज्ड फ्रिंजेस की। अब लोकलाइज्ड फ्रिंजेस माइकलसन में कब बनेंगी? व्हेन द मिरर M1 एंड M2 आर नॉट नॉर्मल टू ईच अदर, ठीक है। अब नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब देन द मिरर M1 एंड द इमेज M2 प्राइम ऑफ मिरर M2 मेड बाय द बीम स्प्लिटर P, बीम स्प्लिटर जो मैंने लिखा उसे देख लीजिएगा, विल नॉट बी पैरेलल एंड हेंस द स्पेस बिटवीन देम फॉर्म्स अ वेज शेप फिल्म। सो इस तरह की फिल्म बनेगी। यहाँ पे देखिए 3 सिचुएशंस हमने डिफाइन की हैं, एक M1 और M2 प्राइम के बीच में इस तरीके से फिल्म बने, या फिर M2 प्राइम जो है वो M1 को इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर इस तरीके की फिल्म बने। यहाँ पे देखिए ये वाला थिन एज है और ये वाला थिन एज है, और यहाँ पे तो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये हमने डिफरेंट एंगल्स फाई एंगल से डिफाइन किया है, डी से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे देखिए फाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा डी इज नॉट इक्वल टू 0, बट इन दिस केस डेल्टा डी इज इक्वल टू 0 एंड इन दिस केस फाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, अदर देन किस पोजिशन में? M1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू M2, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होगा, उस केस में ये तीनों केसेस हम स्टडी करेंगे। अब देखिए फॉर स्मॉल थिकनेस ऑफ एयर फिल्म बिटवीन M1 एंड M2 प्राइम द फ्रिंजेस आर परफेक्टली स्ट्रेट। तो अब ये स्मॉल थिकनेस ऑफ एयर फिल्म की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट ही कर रहे हैं, तो इनके लिए डेल्टा डी क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस केस में जो फ्रिंजेस हैं वो हमें मिलती हैं प्रैक्टिकली स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलती हैं, और लार्ज पार्ट डिफरेंस के लिए जो फ्रिंजेस हैं वो कर्व्ड मिलती हैं, और दे हैव कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द थिन, इट इज नॉट थिन, टुवर्ड्स द थिन एज ऑफ द फिल्म। जिधर से फिल्म का जो एज है वो थिन होगा, उधर आपको कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स जो साइड है रिंग्स की वो दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे थिन एज ये वाला है, तो ये कॉन्वेक्स साइड जो है वो इस तरीके से है। इस वाले सिचुएशन में थिन एज इस तरफ है, तो कॉन्वेक्स साइड है वो इस साइड है। एंड जब M1 और M2 एक दूसरे को, M2 प्राइम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देन वी हैव प्रैक्टिकली स्ट्रेट फ्रिंजेस। तो ये था आपका माइकलसन में रेडियस ऑफ फ्रिंजेस एंड लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है सेम न्यूटन के जैसे, टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। सेकंड है अगर आपके पास 2 नियर बाय वेवलेंथ्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एंड थर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस ऑफ अ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर।